पाकिस्तान के चारों सूबे इस वक्त जलने लगे हैं। बलूचिस्तान में बस में बम विस्फोट हुआ। खैबर पख्तूनख्वा में पाकिस्तानी एयरफोर्स बमबारी कर रही है। सिंध में जल युद्ध शुरू हो गया है। कराची से क्वेटा तक कोहराम मचा हुआ है। सिंध की बात की जाए तो यहां सरेआम AK-47 से भीड़ पर गोलियों की बौछार कर दी गई। जनरल आसिम मुनीर के फील्ड मार्शल बनने के बाद पाकिस्तान को 50 मुस्लिम देशों से बहुत बड़ा झटका लग गया है। मुस्लिम देशों ने पाकिस्तान को तबीयत से धो डाला। जकार्ता में जनरल मुनीर को लगा 440 वोल्ट का झटका। फील्ड नहीं, फील्ड मार्शल मुनीर बन गया जियाउल हक। पाकिस्तानी जनरल और उसकी शैतान मंडली बदहवास हो चुकी है। ऑपरेशन सिंदूर ने पाकिस्तानी तानाशाहों को ऐसा दिमागी रोग दे दिया है जिसका इलाज तलाशने कभी चीन की दौड़ लगाई जा रही है, कभी तुर्की के अर्दवान से दवाई मांगी जा रही है, तो कभी मुस्लिम उम्मा से दुहाई दी जा रही है, मगर जनरल मुनीर की कोई नहीं सुन रहा। पाकिस्तानी कठपुतली हुक्मरानों को कोई भाव नहीं दे रहा। ताजा बेइज्जती का एपिसोड किसी और देश में नहीं, उस देश का है जहां दुनिया के सबसे ज्यादा मुसलमान बसते हैं। इंडोनेशिया में पाकिस्तान रुस्वा हो गया है। मुसलमान देशों ने पाकिस्तानी चाल के चीथड़े उड़ा दिए हैं। इस्लामिक देशों के संगठन OIC में पाकिस्तान को बहुत बड़ा झटका लगा है। इंडोनेशिया, मिस्र और बहरीन ने मिलकर पाकिस्तान के भारत विरोधी एजेंडे की हवा निकाल दी है। जकार्ता में OIC की संसदीय यूनियन की बैठक में पाकिस्तान भारत के खिलाफ कड़ा रुख अपनाने की मांग कर रहा था, जिसे इंडोनेशिया, मिस्र और बहरीन ने मिलकर पूरी तरह से खारिज कर दिया, जिससे OIC में कश्मीर पर पाकिस्तानी एजेंडे की हवा निकल गई। भारत को घेरने के पाकिस्तानी हथकंडे की हवा मुस्लिम देशों ने निकालकर चीन और तुर्की को भी संदेश दिया है। खासकर तुर्की के अर्दवान को मुस्लिम देशों ने पाकिस्तानी चाल से सतर्क रहने की हिदायत इशारों में दे डाली है। अर्दवान एक शातिर लीडर है। जहां मुनाफा दिखता है वहां दाना डालते हैं, जहां घाटा दिखा वो पाकिस्तान से तौबा कर लेंगे। लेकिन चीन की दुम कभी सीधी नहीं हो सकती। असल में चीन पाकिस्तान की जुगलबंदी तानाशाही बुनियाद पर टिकी है। चीन का पाकिस्तान को खुले समर्थन का ऐलान। चीन ने थामी आतंकिस्तान की हिफाजत की कमान। चीन की राजधानी बीजिंग से आई इन तस्वीरों ने आतंकवाद को लेकर चीन का नजरिया दुनिया के सामने ला दिया है, और वो ये कि दहशतगर्दी को पालने वाले पाकिस्तान को कवर फायर देने के लिए चीन हमेशा खड़ा है। पाकिस्तान के विदेश मंत्री इसाक डार और चीन के विदेश मंत्री वांग यी के बीच हुई इस मुलाकात पर दुनिया की नजरें थी, क्योंकि ये मुलाकात ऐसे वक्त में हुई जब ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान न सिर्फ घुटनों के बल आया, बल्कि इस दौरान पाकिस्तान की हिफाजत के लिए जिन चीनी हथियारों का इस्तेमाल किया गया वो भी नाकाम साबित हुए। इस दोहरी चोट से उबरने के लिए ही पाकिस्तान के विदेश मंत्री ने चीन का दौरा किया, और चीन ने भी पाकिस्तान का खुलकर समर्थन करने का ऐलान कर दिया। चीन के सरकारी अखबार ग्लोबल टाइम्स के मुताबिक इस मुलाकात के दौरान पाकिस्तान को न सिर्फ अटूट दोस्त बताया गया, बल्कि चीन की तरफ से पाकिस्तान की रक्षा का संकल्प भी लिया गया। कहा गया कि चीन पाकिस्तान की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता की रक्षा के लिए हमेशा पाकिस्तान के साथ है।
इतना ही नहीं, चीन के विदेश मंत्री की तरफ से यह भी कहा गया कि आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में भी पाकिस्तान की मदद की जाएगी। चीन पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर को और मजबूत किया जाएगा। पाकिस्तान की आतंक नीति का पैरोकार बना चीन पूरी दुनिया को खतरे में डाल रहा है। चीन हथियारों का सौदागर बनने के लिए जिस दहशतगर्दी को शह दे रहा है, उसकी आग में कोई भी सलामत नहीं रह सका है। जिन्हें सुपर पावर होने का घमंड था, आतंक ने उन्हें भी दहलाया है। फिर पाकिस्तान तो ऐसा भस्मासुर है जिसने सिर पर बारूदी कफन बांध रखा है। कुल 4 सूबे के इस मुल्क का हर सूबा जल रहा है। ये पाकिस्तान का सूबा सिंध है जो जल रहा है। जलाने वाले सिंध सूबे के लोग हैं। आग सड़क से होम मिनिस्टर के घर तक फैली हुई है। युद्ध जैसे ये हालात पाकिस्तानी जनरल और नया बना फील्ड मार्शल आसिम मुनीर छिपा भी नहीं पा रहा है। पाकिस्तान की बर्बादी का नया एपिसोड इस कदर व्यापक होता जा रहा है जिससे इस्लामाबाद में भारी टेंशन हो गई है। पहले तस्वीरें देखिए, पड़ोसी देश में लगी आग के ताप का एहसास खुद ब खुद हो जाएगा। तस्वीर नंबर 1, पाकिस्तान के सिंध सूबे के होम मिनिस्टर के घर में घुसकर भीड़ ने आग लगा दी। तस्वीर नंबर 2, पाकिस्तान के नौशहरों फिरोज की सड़कों पर उग्र हुजूम ने गाड़ियां फूंक डाली। तस्वीर नंबर 3, सिंध में शहबाज के पुलिस अफसरों को भीड़ ने दौड़ा कर पीटा। तस्वीर नंबर 4, सिंध सूबे में शहबाज और बिलावल भुट्टो की पार्टी में युद्ध का ऐलान। जनरल मुनीर ने जैसे ही खुद को फील्ड मार्शल का तमगा दिया, वैसे ही तानाशाही सल्तनत की झलक दिखने लगी। सिंध में पुलिस और उग्र प्रदर्शनकारियों की झड़प के दौरान का ये दृश्य जनरल मुनीर को चैलेंज है। हाथों में हाईटेक मशीन गन लेकर अंधाधुंध गोलियां बरसाई गई हैं। भीड़ को निशाना बनाकर की गई फायरिंग की तस्वीरें सोशल मीडिया में वायरल हो गई हैं, जिसमें एक आदमी AK-47 जैसी दिख रही राइफल से फायरिंग कर रहा है। दूसरा आदमी पिस्टल से ताबड़तोड़ गोलियां चला रहा है। फायरिंग में कई राउंड मैगजीन खाली कर दी गई। जब एक आदमी थक गया तो दूसरे ने मैगजीन लोड कर खूनी खेल शुरू कर दिया। पाकिस्तानी मीडिया में दावा किया गया है कि सिंध हिंसा में फायरिंग करने वाले दोनों शूटर बिलावल भुट्टो की पीपल्स पार्टी पाकिस्तान के हैं। ये बारूदी घमासान क्यों छिड़ा, अब ये भी जानिए। फरवरी 2025 में पाकिस्तान सरकार ने सिंधु नदी पर 6 नई नहरों के निर्माण की योजना की घोषणा की थी। इस योजना के तहत शहबाज सिंध के पानी को पंजाब में ट्रांसफर करना चाहते हैं, जिसका मकसद पंजाब के 1.9 मिलियन हेक्टेयर बंजर जमीन में पानी ले जाना है। पाकिस्तान टुडे के मुताबिक सिंध सूबा पहले से ही जल संकट का सामना कर रहा है। 1999 से 2023 के बीच सिंध को औसतन 40% जल की कमी का सामना करना पड़ा था, जबकि पंजाब में ये कमी 15% थी। इस जल संकट के कारण 2.5 मिलियन एकड़ आम के बागान और अन्य फसलें सूखने की कगार पर हैं। बिलावल भुट्टो की पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, सिंध यूनाइटेड पार्टी, सिंध आबादगार इत्तेहाद और जय सिंध कौमी महाज जैसे संगठन नई नहर बनाने के खिलाफ प्रदर्शन करते आ रहे हैं। 21 मई को भी भारी संख्या में प्रदर्शनकारी नौशहरों फिरोज के मोरो शहर में जुटे। प्रदर्शनकारियों को तितर बितर करने के लिए पुलिस ने जैसे ही लाठीचार्ज किया, मानो युद्ध छिड़ गया। बंदूकें निकल आईं, गोलियां चलने लगी। उसके बाद भड़की भीड़ ने सिंध के होम मिनिस्टर जिया लंजर का घर तक जला डाला। जैसी आग सिंध में लगी है, उससे भयानक हालात बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनवा में बने हुए हैं। 2 दिन के भीतर दोनों सूबे में भयावह खून खराबा हुआ है।
19 मई को पाकिस्तान की वायुसेना ने खैबर पख्तूनख्वा प्रांत के उत्तरी वजीरिस्तान में हवाई हमला किया। वजीरिस्तान के मीर अली कस्बे में ड्रोन से मिसाइलें दागी गईं। एयर स्ट्राइक के दौरान ड्रोन से बम गिराए गए। पाकिस्तानी मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक हमले में एक परिवार के बच्चों की मौत हो गई। पाकिस्तानी एयरफोर्स के हमले में कुल 5 लोग घायल भी हुए हैं। जनरल मुनीर ने इसके अगले ही दिन खुद को फील्ड मार्शल बनवा लिया, जिससे पश्तून बेहद भड़के हुए हैं। पश्तूनों ने पाकिस्तानी सेना के खिलाफ विद्रोह शुरू कर दिया है। बलूचिस्तान में पाकिस्तानी सेना के हमले के जवाब में बलोच लड़ाकों ने सीरियल अटैक शुरू कर दिया है। बलूचिस्तान में एक बस को बम विस्फोटक से उड़ा दिया गया है। बस में हुए बम धमाके में 5 लोगों की मौत हो गई है। दर्जनों लोग जिंदगी मौत के बीच झूल रहे हैं। खूनी हमलों के बीच बलूचिस्तान की राजधानी क्वेटा में जन सैलाब जनरल मुनीर को चुनौती दे रहा है। क्वेटा की सड़कें बलोच प्रदर्शनकारियों से पटी पड़ी हैं। बलोच अपनी लीडर और मानवाधिकार कार्यकर्ता मेहरंग बलोच की रिहाई की मांग कर रहे हैं, जिन्हें जनरल मुनीर ने कैद कर रखा है। बलूचिस्तान की शेरनी कही जाने वाली मेहरंग बलोच को क्वेटा के हुड्डा जेल के सेल नंबर 5 में कैद रखा गया है। मेहरंग बलोच ने दावा किया है कि इसी हुड्डा जेल में जनरलों के इशारे पर उसके पिता को मार डाला गया। पाकिस्तान का खूनी इतिहास सियासी हस्तियों के कत्लेआम का है। बारूदी मुल्क में जिसने भी फौजी जनरल की नाफरमानी की, उसे सूली पर टांग दिया गया। कट्टर जनरलों से विरासत में मिली जिहादी सोच के चलते जनरल मुनीर भी बेगुनाहों को सीक्रेट तरीके से मौत के घाट उतार रहा है। जैसे जनरल जियाउल हक ने जुल्फिकार अली भुट्टो को मार डाला, जैसे बेनजीर के खून से मुशर्रफ के हाथ रंगे होने के दावे किए जाते हैं, वैसे ही अपनी गद्दी पर संकट देखकर जनरल मुनीर भी खून खराबा मचा सकता है। जिस जनरल ने शहबाज कैबिनेट की गर्दन मरोड़कर खुद को फील्ड मार्शल बनवा लिया हो, वो किसी भी हद तक जा सकता है। इधर नेतन्याहू किसी भी वक्त ईरान पर हमले का ऑर्डर दे सकते हैं। ये खबर अमेरिका की खुफिया एजेंसियों के हवाले से सामने आ गई है। इजराइल के एयरफोर्स ईरान पर हमले के लिए इतनी ज्यादा बेताब है कि नेतन्याहू ने ट्रंप की सलाह मानने से ही इनकार कर दिया है। ट्रंप ने नेतन्याहू से कहा था कि जब तक वो परमाणु मुद्दे पर ईरान से बात कर रहे हैं, तब तक वो कोई ऑपरेशन ना करे। लेकिन खबर है कि इजराइल के फाइटर जेट एक नए मिशन के लिए तैयार कर दिए गए हैं। इजराइल का F-15 तैयार है। इजराइल का F-16 तैयार है। इजराइल को अमेरिका से मिला F-35 भी तैयार है। ये तीनों लड़ाकू विमान इजराइल को अमेरिका से ही मिले हैं। ये तीनों जेट इजराइल के सबसे खतरनाक स्ट्राइक मिशन के लिए तैयार हो चुके हैं। F-15, F-16 और F-35 तीनों के टारगेट पर है ईरान और उसके परमाणु प्लांट। इन तीनों जेट्स के वीडियो आने के बाद सवाल है कि जनवरी गुजरा, फरवरी गुजरा, मार्च गुजरा, अप्रैल भी गुजर गया, अब मई के आखिर में क्या होगा? क्या 2025 का सबसे खतरनाक पल आ चुका है? ये सवाल इसलिए क्योंकि ईरान पर इजराइल के हमले की घड़ी बहुत करीब आ गई है। ये खबर अमेरिका से लेकर यूरोप और इजराइल के मीडिया ने छाप दी है।
इन रिपोर्ट्स में अमेरिका की खुफिया एजेंसियों का हवाला दिया गया है। रिपोर्ट्स में बताया गया है कि इजराइल बहुत जल्दी ईरान के खिलाफ खतरनाक कदम उठाने जा रहा है। अमेरिका की इंटेलिजेंस एजेंसियों के मुताबिक इजराइल ने ईरान के परमाणु ठिकानों पर हमला करने की तैयारी कर ली है और ये स्ट्राइक बहुत जल्द अंजाम दी जा सकती है। ये रिपोर्ट ऐसे वक्त में सामने आई है जब राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के साथ परमाणु मुद्दों पर बातचीत तेज कर दी है। इजराइल की तैयारियों पर रिपोर्ट बता रही है कि पूरी दुनिया में ऐसे भूकंप का खतरा है जो सिर्फ ईरान या इजराइल को नहीं हिलाएगा, बल्कि पूरी दुनिया में नेतन्याहू की स्ट्राइक का असर पड़ेगा। इजराइल के स्ट्राइक मिशन की खबर मिलने के बाद कच्चे तेल के दाम अचानक बढ़कर $66 प्रति बैरल के पार पहुंच गए। सोने के दाम भी 2 हफ्तों की सबसे ऊंचाई पर पहुंच चुके हैं, यानी 24 कैरेट का 1 तोला सोना अब 97,000 का आंकड़ा पार कर गया है। پاسخ این درخواست‌های غیر منطقی رو دادیم قبلا. تکرار یک موضع غیر واقعی، غیر منطقی، غیر معقول هیچ کمکی به تثبیت اون موضع نمی‌کنه. هر چقدر هم که مقامات آمریکایی تکرار بکنن فرقی در اصل قضیه ایجاد نخواهد کرد. موضع ما کاملا روشنه. من به صراحت قبلا گفتم، تکرار می‌کنم که غنیسازی در ایران ادامه پیدا خواهد کرد با توافق یا بی توافق. अब सवाल है कि ईरान और इजराइल के बीच क्या होने वाला है। क्या वाकई इजराइल ने अब ईरान से आर पार करने का मूड बना लिया है, जबकि ट्रंप ने उनको आगाह किया है कि परमाणु मुद्दे पर बातचीत के दौरान अगर इजराइल ने ईरान पर हमला किया तो वो उसका साथ नहीं देगा। हालात बहुत ज्यादा गंभीर है। अगर ऐसी स्ट्राइक होती है तो बारूद का ढेर आग बनकर पूरी दुनिया को जला सकता है। On Iran, Steve Witkoff said yesterday that continued enrichment is a red line for the U.S. The Iranian foreign minister says that's going to continue no matter what. How committed is the U.S. to that red line, and what's the next step for the next round of talks? We are 100% committed to that red line. The President, Special Envoy Witkoff, Secretary Rubio have made that incredibly clear, not just to the American public, but also in those discussions that Special Envoy Witkoff has had directly with the Iranians. अमेरिकी खुफिया अधिकारियों का हवाला देकर बताया गया है कि ईरान पर स्ट्राइक को लेकर नेतन्याहू ने अभी आखिरी फैसला नहीं किया है, लेकिन उनकी तैयारी इस वक्त पूरी है। इजराइल अब हमले के लिए आगे कदम बढ़ाता है या नहीं, यह पूरी तरह ईरान और अमेरिका की बातचीत पर निर्भर है। परमाणु मुद्दे पर अमेरिका और ईरान की बातचीत में सबसे बड़ा मुद्दा है यूरेनियम संवर्धन, और ईरान ने कह दिया है कि दुनिया की कोई ताकत उसे परमाणु ऊर्जा का इस्तेमाल करने से नहीं रोक सकती, ना ही उसका परमाणु संवर्धन की प्रक्रिया पर ब्रेक लगाने का इरादा कामयाब होगा। به ایران اجازه غنیسازی نمیدیم، این غلط زیادی است. کسی منتظر اجازه این و اون نیست. ईरान के परमाणु कार्यक्रम को लेकर CIA और उससे जुड़ी एजेंसियां लगातार एक्टिव हैं। खबर है कि उन्होंने अब इजराइल के कम्युनिकेशन सिस्टम और उसकी मिलिट्री बेस पर चल रही गतिविधियों को भी ट्रैक किया है। पता चला है कि इजराइल ने हाल में एक स्ट्राइक मिशन का अभ्यास किया है, जो बताता है कि नेतन्याहू ने ईरान के खिलाफ एक बड़े मिशन को आजमा लिया है। मार्च 2025 के महीने में ट्रंप ने ईरान से बातचीत की पेशकश की थी। उन्होंने ईरान से वार्ता के लिए एक चिट्ठी भी भेजी थी और समझौते पर पहुंचने के लिए 60 दिन की समय सीमा भी रखी थी, लेकिन अब यह मियाद 5वें हफ्ते को क्रॉस कर चुकी है और अब ट्रंप के हिसाब से ज्यादा वक्त नहीं बचा है। यही वजह है कि इजराइल ने अपना स्ट्राइक मिशन तैयार कर लिया है। ईरान ने जनवरी 2025 से अब तक इतने हथियार जमा कर लिए हैं कि एक बड़े युद्ध को लॉन्च करने वाला हमला किया जा सकता है। ईरान के ड्रोन बेस के इस वीडियो ने इजराइल से लेकर अमेरिका तक हड़कंप मचा दिया है। ईरान को साफ साफ नजर आ रहा है कि अब उसे एक नए वॉर जोन के लिए तैयार रहना होगा। ईरान को सबसे बड़ा खतरा अपने परमाणु अड्डों को लेकर है। ईरान को खतरा सबसे बड़ी ताकत मिसाइल बेस को लेकर है। ईरान को खतरा उसकी सबसे बड़ी फोर्स रेवोल्यूशनरी गार्ड्स को लेकर है।
ईरान को खतरा उसके तेल के ठिकानों को लेकर भी है, जिस पर इजराइल की नजर गड़ी है। ये चारों ताकत इस वक्त अमेरिका और इजराइल के टारगेट पर है। डोनाल्ड ट्रंप ने इजराइल को 2000 पाउंड वाले बम की सप्लाई भी जारी रखी हुई है। ये ऐसे बम हैं जो F-15 जैसे फाइटर जेट से लॉन्च किए जा सकते हैं, लेकिन जब इससे भी बड़े बम से हमला करना हो तो उसके लिए इजराइल के पास बड़े विमान नहीं है। अब तक इजराइल ने अपनी बमबारी में 3 तरह के फाइटर जेट इस्तेमाल किए हैं। F-16 से लेकर F-15 और F-35 पर बंकर बस्टर बम लोड किए जाते हैं और फिर उनसे बेरूत और दक्षिणी लेबनान से लेकर गजा और ईरान तक बमबारी की गई है। हालांकि ईरान कह चुका है कि उसके परमाणु अड्डों पर हमले का मतलब है वर्ल्ड वॉर। ईरान ये वार्निंग बार बार दे चुका है और लगातार दे रहा है। طرف آمریکایی که در این مذاکرات غیر مستقیم وارد صحبت میشن، گفتگو میکنن، سعی کنن یاوه‌گویی نکنن. गाजा के इन धमाकों को देखिए। और समझिए कि 2000 पाउंड वाले बारूद का धमाका कैसा होता है। ऐसे ही बमों ने गाजा को आज मलबे से भरे मैदान में तब्दील कर दिया है, जहां बहुत कम इमारत बची है और लाखों लोग टेंट में रहने के लिए मजबूर हैं। अब ऐसे ही बम ईरान के लिए भी तैयार कर लिए गए हैं, क्योंकि इजराइल को अमेरिका से हथियारों वाली मदद पर ब्रेक नहीं लगने जा रही। जो बाइडेन के बाद डोनाल्ड ट्रंप भी इजराइल की वॉर मशीन को ईंधन सप्लाई करते रहेंगे, ये बात तो तय है। जनवरी 2025 में डोनाल्ड ट्रंप ने राष्ट्रपति पद की शपथ ली। जनवरी में ही गाजा में सीज फायर हुआ। फरवरी 2025 में ट्रंप और नेतन्याहू की मुलाकात हुई। फरवरी में ही इजराइल पहुंच गए 1800 बंकर बस्टर बम। मार्च और अप्रैल के दौरान ट्रंप ने ईरान से परमाणु मुद्दे पर बातचीत की कोशिश शुरू की, लेकिन अब मई के महीने में नेतन्याहू ने स्ट्राइक मिशन रेडी कर लिया है। इजराइल चाहता है कि ईरान के परमाणु अड्डों पर सर्जिकल स्ट्राइक हो। डोनाल्ड ट्रंप की डील और धमाके दोनों के बीच कौन बाजी मारेगा, इस पर नेतन्याहू की भी नजर है। ट्रंप को समझने वाले भी उनकी पश्चिम एशिया वाली पॉलिसी को लेकर भ्रम में पड़ जाते हैं। ईरान इस वक्त बहुत आक्रामक है और उसने जनवरी और फरवरी में ही 5 से ज्यादा युद्ध अभ्यास कर बड़ा सिग्नल दे दिया है। सिग्नल इस बात का कि अगर उस पर हमला हुआ तो पूरा पश्चिम एशिया जलेगा। इजराइल और अमेरिका के अड्डों को तो पूरी तरह तबाह कर दिया जाएगा। ट्रंप बेशक ईरान से डील के लिए बात कर ले, लेकिन यह भी सच है कि इजराइल को बम से लेकर बमबाज विमान देने वाला अमेरिका ही है। यही वजह है कि अमेरिका पर ईरान के यकीन का लेवल 0% है। ये बात ईरान के सुप्रीम लीडर अली खामनेई ने भी साफ साफ शब्दों में कह दी है। ट्रंप और नेतन्याहू की युद्ध वाली पार्टनरशिप को लेकर ईरान चौकन्ना है। ईरान लगातार अपने एयर डिफेंस सिस्टम को परख रहा है। जनवरी से लेकर अब तक ईरान की एयर डिफेंस ब्रिगेड एक्टिव है। क्या ये इजराइल के आक्रामक तेवर का खौफ है? क्योंकि ईरान ने 2025 की शुरुआत में ही 5 युद्ध अभ्यास किए हैं। ऐसे युद्ध अभ्यास में आग बहुत ज्यादा है, अंगारे ऐसे जो एक तो नहीं कई वॉर जोन बनकर बहुत से देशों को जला सकते हैं। इसलिए सवाल है कि मई के आखिर में क्या होने वाला है। क्या मई में शुरू हो जाएगा इजराइल और ईरान का सबसे बड़ा युद्ध? अमेरिका की मीडिया और इजराइल से मिल रहे सिग्नल कई सवाल उठा रहे हैं। क्या ईरान पर हमला किसी भी वक्त हो सकता है? नेतन्याहू का यह पक्का इरादा है। इजराइल के F-15, F-16 और F-35 जेट तैयार हैं। ये उनके सबसे खतरनाक फाइटर हैं। नेतन्याहू के टारगेट पर ईरान के परमाणु प्लांट है। क्या इजराइल ऐसे अटैक में कामयाब होगा? सवाल ये भी कि क्या ईरान से अकेला युद्ध करेगा इजराइल? क्योंकि ट्रंप ने तो साफ कह दिया है। ट्रंप ने कहा है कि अगर उसने बातचीत के दौरान अटैक किया तो अमेरिका इजराइल का साथ नहीं देगा।
इन सवालों से साफ है कि मई का महीना पूरी दुनिया के लिए बहुत खतरनाक साबित हो सकता है। मई के आखिरी हफ्ते में अगर इजराइल ने ईरान पर हमला किया तो समझ लीजिए कि ईरान की जवाबी स्ट्राइक सिर्फ इजराइल पर नहीं होगी, उसकी जद में हर वो ताकत आएगी जो इजराइल के मिशन में पार्टनर होंगे। ईरान ये वार्निंग बार बार दे चुका है।